प्रॉफिट, डेट वर्सेस इक्विटी इन द डेट एंड इक्विटी क्लेम्स, इन दोनों का कंपैरिजन है। तो डेट वर्सेस इक्विटी यहाँ इस पेज पर आपको डेफिनेशन की गिवन नहीं है, लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। इस फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बुक के पेज नंबर 7 पर आप नोट डाउन करें डेट एंड इक्विटी मार्केट्स, यहाँ पर आपको डिफरेंस नोट डाउन करवाया गया। ये डेट लाइन अंडरलाइन भी है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? बॉन्ड या मॉर्गेज या किसी तरह की लीज या कमर्शियल पेपर, ये तमाम डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बाय द borrower टू पे द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फिक्स डॉलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल मेच्योरिटी। तो इसमें फिक्स डॉलर अमाउंट पे बैक करनी होती है, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, अमाउंट जो इसमें पे की जाती है वो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट होती है। और ये कब तक पे की जाती है? जब तक फाइनल पेमेंट हो जाए। फाइनल पेमेंट मीन जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे बैक हो जाए अंटिल मेच्योरिटी। और सेकंड मेथड जो फर्म्स के फाइनेंस का है वो है इक्विटी क्लेम्स। तो इक्विटी क्लेम मीन्स ये दावे हैं, किस किस्म का ये क्लेम है? टू शेयर इन द फर्म ओनरशिप, टू शेयर इन द वोटिंग पावर ऑफ द फर्म, टू शेयर इन द नेट इनकम, टू शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इक्विटी क्लेम्स ये सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में शो किया गया है। द क्लेम्स टू शेयर इन द नेट इनकम मीन्स नेट इनकम कौन सी वाली इनकम लेनी, क्या जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं और गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो सब कुछ पे बैक करने के बाद एक फंड के बाद जितने भी प्रॉफिट या इनकम बच जाती है उसमें उन शेयर होल्डर्स का शेयर होता है और उस फंड के एसेट्स में भी इनका शेयर होता है। तो हमने डेट एंड इक्विटी की यहाँ से ये इनकी टू लाइन्स की जो डेफिनेशन है ये नोट डाउन करनी है, और फिर उसके बाद इस कंपैरिजन पर आना है और यहाँ पर इन डिटेल कंपैरिजन लिखना है। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट में जो फंड्स फाइनेंस करती हैं बाय द लॉन्ग टाइम पीरियड अपने बिजनेस को, वो डेट एंड इक्विटी की क्लेम्स के थ्रू करती हैं। तो डेट में क्या कुछ शामिल है? डेट में बैंक लोन है, मीन फर्म किसी बैंक से लोन ले लेती है या फिर वो कोई बॉन्ड इशू करती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट को। इसके अलावा बैंक को भी बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं, कमर्शियल पेपर हैं, लीजेज हैं, ये तमाम डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इक्विटी क्लेम्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर। ऑर्डिनरी और प्रेफर्ड, ये जो टू वर्ड्स हैं ये हमें क्लियरली डिपिक्शन देते हैं कि जो प्रेफर्ड शेयर हैं वो प्रेफरेबल हैं, मींस ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर के में जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर हैं उन्हें पहले पे बैक किया जाता है। तो अब डेट एंड इक्विटी में दोनों में से सबसे पहले किसे प्रेफर किया जाता है? डेट क्लेम्स आर लेस रिस्की दैन इक्विटी क्लेम, क्योंकि डेट में फिक्स डॉलर अमाउंट है, चाहे प्रॉफिट हो गेन हो, नेट इनकम जितनी भी है, हाई है लो है, सबसे पहले कोई भी फर्म है वो डेट होल्डर्स को इनकी फिक्स डॉलर पेमेंट पे करती है, बिकॉज दैट इज़ फिक्स अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फर्म हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे दैट फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट टू द डेट होल्डर अंटिल मेच्योरिटी। तो ये पे बैक पहले किए जाते हैं, इसलिए ये लेस रिस्की भी हैं और इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस पे पे कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी किसी भी किस्म की शेयरिंग नहीं होती। यानी एक तरह का ये समझिए लोन का एक्सपेंस ही है कि आपने किसी से बारो किया और फिर उसे फिक्स डॉलर अमाउंट जो इंटरेस्ट की है वो आप उसे पे बैक करते जा रहे हैं। सबसे पहले डेट होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी क्लेम वालों को पे किया जाता है। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये इक्विटी क्लेम होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर हैं। अब इक्विटी होल्डर में भी फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रेफर्ड शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर। तो इक्विटी क्लेम्स में पहले प्रेफर्ड शेयर वालों को पे किया जाता है, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर वालों को। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी भी वोटिंग पावर, यानी फर्म्स की मैनेजमेंट के डिसीजन में कि कौन सा प्लान किस टाइप का होना चाहिए, आप कोई प्रोजेक्ट का डिसीजन लेने में या किस टाइप कितनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, किसी साइट को ऑब्जर्व करना, ओवरऑल कहने के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें इन शेयर होल्डर्स की कंट्रीब्यूशन नहीं होती, यानी इनकी कोई वोटिंग पावर नहीं होती मैनेजमेंट में, लेकिन ये फर्म की नेट इनकम और नेट एसेट्स में शेयर करते हैं और इन्हें भी डिविडेंड पेमेंट पे की जाती हैं। और कभी डिविडेंड पेमेंट इन्हें ना भी की जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका इक्विटी क्लेम ही ख़त्म हो जाता है, इनका इक्विटी क्लेम रहता है। और जब भी डिविडेंड पेमेंट पे की जाएगी तो पहले प्रेफर्ड शेयर वालों को की जाएगी, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर वालों को की जाएगी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रेफर्ड शेयर वालों को जो शेयरिंग परसेंटेज है वो ऑर्डिनरी शेयर वालों की निस्बत ज़्यादा कम हो, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वोटिंग पावर भी शामिल होती है। और प्रेफर्ड शेयर वालों
इनके जितने भी शेयर ये डिविडेंड पेमेंट्स होती हैं वो सब एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यानी आप कंबाइन नहीं रखते हैं उन्हें, डिवाइड नहीं करते। जितना भी नेट इनकम है एक्यूमुलेट क्यों करते हैं, ताकि वो उसी फंड के फर्दर बिजनेस पे एक्सपेंड करने में काम आ सकें। इसके अलावा पे किए भी जा सकते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है इसमें। अनपेड डिविडेंड है जो फर्म बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर लेगी, तो फिर इनके शेयर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। मीन इनका हर साल का जो प्रॉफिट है इन्हें मिला नहीं, लेकिन वो कंबाइन होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और 5 साल बाद इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके मिल जाएगा, जो परसेंटेज हर साल की रहेगी, या इन्हें पर शेयर भी मिल सकता है। तो ये जो प्रेफर्ड शेयर हैं और ऑर्डिनरी शेयर, ये आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बुक के सेकंड पैराग्राफ में इन डिटेल कीजिएगा प्रिपेयर। इसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, यानी डिफरेंट कॉर्पोरेशन या फंड्स हैं, वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पब्लिक को डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती हैं। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो बॉन्ड्स हैं इनकी फर्दर टाइप्स से रिलेटेड इस टॉपिक को इन डिटेल बताया गया है। बॉन्ड्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, इनकी सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग भी सिक्योर्ड बॉन्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर बॉन्ड्स दोज बॉन्ड्स आर दैट हैव स्पेसिफाइड कोलेटरल बैकिंग। कोलेटरल बैकिंग का मतलब ये कोलेटरल है ना, एक ज़मानत के तौर पर कि इन द इवेंट ऑफ एनी बैंकरप्सी मतलब कि अगर वो दिवालिया हो जाती हैं, अगर फर्म के पास कुछ भी नहीं बाकी बचता, फॉर एग्जांपल फर्म के किसी प्लान में आग लग गई है और फर्म के जितने भी एसेट्स हैं सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो कुछ ना कुछ इसके थोड़े बहुत एसेट्स या अमाउंट किसी न किसी बैंक में मौजूद होगी जो इसकी ज़मानत के तौर पर काम कर रही है, तो उन एसेट्स को यूज़ करते हुए इनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स को पे बैक किया जाएगा। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में कोई कोलेटरल नहीं होता, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो कुछ टाइम के लिए जब तक फर्म रिकवर नहीं करती तब तक इन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। और तो जो कोलेटरल बैकिंग है वही बेसिकली डिफरेंस है इनसिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की एक इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी फर्दर टाइप्स हैं, यानी कॉलेबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी हैं इसमें और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी पॉसिबिलिटी। कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब कि जो भी बॉन्ड्स हैं वो रीपरचेज वही फर्म कर देती है, जो उसने खुद से बॉन्ड को सेल आउट करने के टाइम में एक स्पेशल प्राइस बताई हुई है, उसके अकॉर्डिंग के फर्म कह देती है कि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं और हम आपको बॉन्ड सेल कर रहे हैं। और इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम ही आपसे बॉन्ड रीपरचेज कर लेंगे, जो भी प्राइस वो मेंशन करेंगे उस पर, यानी फर्म ऑलरेडी रीपरचेज प्राइस मेंशन कर देती है। सो स्टिपुलेटेड प्राइस मीन जो भी फर्म अपनी प्राइस मेंशन करेगी। ये कॉल ऑप्शन है, यानी फर्म के पास राइट है कि वो रीपरचेज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और फर्म रीपरचेज नहीं करती और उस इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर को पहले ही अमाउंट की ज़रूरत है तो वो किसी और पर्सन को भी ये बॉन्ड सेल आउट कर सकता है। और फर्म ने अगर रीपरचेज करना हो अपना बॉन्ड तो उस नेक्स्ट वन पर्सन से भी कर सकती है। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जो भी बॉन्ड होल्डर हैं वो अपने इस राइट को, ऑप्शन के राइट को इक्विटी क्लेम्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे वो प्रेफर्ड शेयर हो चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर हो। नहीं किसी ने भी किसी एक इंडिविजुअल ने पब्लिक वाइज से एक फर्म के बॉन्ड परचेज किए हुए हैं तो वो अपने उन्हीं बॉन्ड की अमाउंट जो उसने डेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर शो करवाई हुई है उसे कह सकते हैं कि ये आप इसे डेट इंस्ट्रूमेंट की बजाय इसे इक्विटी क्लेम में कन्वर्ट कर दें। वो उनके उसी अमाउंट को इक्विटी क्लेम में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, पहले उस शख्स को क्योंकि जितनी भी अमाउंट उसने उस फर्म में कंट्रीब्यूट की हुई है, अपनी रकम इन्वेस्ट की हुई है, तो उस की बेस पर फिक्स डॉलर अमाउंट पहले मिलती थी। अब क्योंकि उसने इक्विटी क्लेम में कन्वर्ट करवा लिया है तो अब उसे फिक्स डॉलर अमाउंट नहीं मिलेगी, उसे अकॉर्डिंग टू शेयर ही अमाउंट मिलेगी जो इक्विटी क्लेम्स की पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सिक्योर्ड बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफर्ड शेयर, ये जो फ्लो चार्ट टाइप स्केच है ये भी आपने बनाना है। डेट वर्सेस इक्विटी का जो भी टॉपिक आपको पेपर में आता है मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आएगा 10 मार्क्स के जो हैं आपके मास्टर्स में। तो उसमें ये टॉपिक की जो लेंथ आपको बताई गई है, जितने आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट या टाइप्स बताई गई हैं उनकी डेफिनेशन और उनके डिफरेंस के तौर पर आपने इन डिटेल लिखना है। और कोई बात नहीं समझ में आती तो मुझे मैसेज कर दें।